नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे और तैयारी आपकी एकदम अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले तो आपको नया साल मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर। क्योंकि अपनी लास्ट क्लास हुई थी 30 दिसंबर 2024 के अंदर। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, पूरा एक साल नहीं हुआ है, केवल एक साल बदला है, 24 से 25 हुआ है, लेकिन पूरा एक साल नहीं हुआ है। वैसे मैंने आपको 30 तारीख की क्लास में बताया था कि अब अपन अगले साल ही क्लास लेंगे, लेकिन अगली साल का मतलब 1 या 2 तारीख को क्लास होनी थी, लेकिन किसी पर्सनल रीजन की वजह से मुझे कहीं बाहर जाना पड़ा, इसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, आज अपन 31 दिसंबर से लेकर 30 जनवरी 2025 तक का करंट अफेयर कवर करेंगे और ये नए साल के अंदर अपनी पहली क्लास है। पहली क्लास में मैं आपसे एक संकल्प लेता हूं कि मैं आपको पूरी साल करंट अफेयर पढ़ाऊंगा डेली, चाहे कैसी भी परिस्थिति रहे। ठीक है? तो बिल्कुल आपने भी, मुझे उम्मीद है, कोई नया उद्देश्य बनाया होगा नई साल में। केवल पार्टी की है या कुछ उद्देश्य भी तय किए कि मुझे 2025 में ये एग्जाम देना है, इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए मैं ये एफर्ट लगाऊंगा, यहाँ से ये चीज़ें पढ़ूंगा, कुछ सोचा है? या केवल नए साल का मतलब पार्टी कर ली और फिर वापस वही पुरानी बातें? भाई, नए साल में कुछ नए टारगेट अपने निर्धारित करो। टारगेट निर्धारित करने से कुछ भी नहीं होता है, उन टारगेटों को अचीव कैसे करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। उस पर काम करना है आज से ही कि मैं जो भी टारगेट मैंने बनाए हैं नए साल पर, उसको मैं कैसे अचीव करूंगा, उनके लिए मुझे क्या क्या एफर्ट करने होंगे, उन सब के लिए आप तैयार रहो। ठीक है? डेली करंट अफेयर की क्लास ले लिया करो आगामी एक साल में अगर सरकारी नौकरी लगनी है तो। और इस क्लास की पीडीएफ आप जरूर ले लेना, पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्लास के अंत में अपन बात करेंगे। इसके अलावा जो अपना इन्फ्यूजन नोट्स का एप्लीकेशन है, उस पर भी अब कुछ नई चीज़ें आपको जल्दी मिलने वाली है, 1-2 दिन के अंदर वहाँ पर भी क्लासेस शुरू होने वाली है। तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा, कल अपन उस पर चर्चा करेंगे। चलिए पहले अपन 31 दिसंबर से 3 जनवरी 2025 तक के करंट अफेयर को कवर कर लेते हैं। ठीक है? अपन थोड़े क्या है कि क्लास को जल्दी जल्दी कवर करेंगे, आज थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, यहाँ से क्लास शुरू है। 7 महाद्वीपों की चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? भाई, जो काम्या कार्तिकेयन है, 17 साल उम्र है, मुंबई की है। 17 साल की मुंबई की काम्या कार्तिकेयन है, वो 7 महाद्वीपों की चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है। भाई, 17 साल उम्र है, मुंबई की है, और इन्होंने ये जो 7 समिट चैलेंज था उसको पूरा कर लिया है। 7 महाद्वीपों की जो अलग अलग ऊंची चोटियां हैं उन पर जाने का जो उनका सपना था उसको साकार कर लिया है। और बहुत ही बड़ी चीज़ है भाई, 7 अलग अलग महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को आप फतेह कर लो। ठीक है? काम्या कार्तिकेयन, वो भी 17 साल की उम्र में। कौन कौन सी चोटियां हैं, चोटियों के नाम बताता हूं मैं आपको। अफ्रीका जो महाद्वीप है उसकी चोटी है माउंट किलिमंजारो। कौन सी? माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की, उसको फतेह किया इन्होंने। माउंट एल्ब्रस है यूरोप की। इसके अलावा माउंट कोशेसजको है ऑस्ट्रेलिया की, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसकी ऊंची चोटी है माउंट कोशेसजको, उसका इन्होंने फतेह किया है। माउंट अकांकागुआ दक्षिण अमेरिका की, ठीक है, दक्षिण अमेरिका जो नीचे वाला है। उसके अलावा माउंट डेनाली उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। माउंट एवरेस्ट एशिया की चोटी है। उसके अलावा माउंट विंसन जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप की ऊंची चोटी है। इन 7 चोटियों को फतेह किया है काम्या कार्तिकेयन ने। इसके अलावा इससे पहले 2021 की बात है, 2021 के अंदर इनको एक बड़ा पुरस्कार भी मिल चुका है, अगर आप में से किसी ने पढ़ा होगा तो, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार 2021। ठीक है? तो ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार 2021 इनको मिल चुका है। काम्या कार्तिकेयन इनका नाम है, 17 साल उम्र है, मुंबई की है, और 7 महाद्वीपों की चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है। यहाँ पर जितने भी मैंने आपको फैक्ट बताए हैं वो सारे डेली की जो अपनी करंट अफेयर की क्लास की जो पीडीएफ आती है उसके अंदर सिस्टमेटिक तरीके से लिखे हुए मिल जाएंगे, तो आप उसको एक बार जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन, सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो भाई, ये जीता है केरल ने। देखिए, इसके अंदर 2 सेमीफाइनल हुए थे। पहला सेमीफाइनल केरल और सर्विसेज की टीम के मध्य हुआ था, ठीक है, जिसके अंदर केरल की टीम जीती थी। दूसरा सेमीफाइनल है वो भारतीय रेलवे और चंडीगढ़ के मध्य हुआ था, जिसमें चंडीगढ़ की टीम जीती थी। फिर चंडीगढ़ और केरल के मध्य फाइनल हुआ था, केरल के अंदर हुआ था, और केरल ने यह मुकाबला 34-31 से जीत लिया था, और केरल ने यह खिताब पहली बार जीता। भाई, ये ध्यान रखना, केरल पहली बार चैंपियन बनी है। 34-31 से केरल ने यह खिताब जीता है। सर्विसेज की टीम को पहले सेमीफाइनल में हराया था, फिर फाइनल के अंदर चंडीगढ़ की टीम को हराया था। केरल के खिलाड़ी हैं देवेंद्र, उनको इस चैंपियनशिप का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। ठीक है? क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं देवेंद्र।
इनको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया था। किसमें? सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप में विजेता टीम केरल, उप विजेता टीम चंडीगढ़। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए आज के थोड़े जो भी जितने भी क्वेश्चन है उनको मैं जल्दी जल्दी कवर करवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब देखो 2-3 दिन बाद में 2-3 दिन की छुट्टी के साथ फिर वापस ऑफिस आते तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है। अभी बहुत बकाया काम करने हैं, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रखे हैं, उनसे बात भी करनी है कि इनको क्या दिक्कत है क्या नहीं है। कई बच्चों की ऐसी क्यूरीज थी करंट अफेयर की क्लास क्यों नहीं आ रही है क्या है, तो सबका अपन सही से करेंगे। उसके आगे एक क्लास और भी होती है मेरी राजस्थान करंट अफेयर की, वो भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले ग्लास सी ब्रिज का अनावरण किस राज्य में किया गया? ग्लास सी ब्रिज का मतलब है कांच से बना हुआ पुल, ठीक है, एकदम देसी भाषा में बोले तो वो है तमिलनाडु के अंदर। जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, उन्होंने इसका अनावरण किया था। तमिलनाडु में ये प्रॉपर कहां पर बना है? तो कन्याकुमारी के अंदर आपको पता होना चाहिए तिरुवल्लुर की प्रतिमा बनी हुई है, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है तिरुवल्लुर की प्रतिमा कहां पर है? कन्याकुमारी के अंदर है। उस प्रतिमा से लगभग 77 मीटर की दूरी पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल है। क्या है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल है। तो तिरुवल्लुर की प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को आपस में जोड़ने के लिए ये ग्लास का ब्रिज बनाया गया है, कांच का ब्रिज बनाया गया है, जो कि भारत का पहला कांच का ब्रिज है भाई, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? अब इससे ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। 99% संभावना रहेगी क्वेश्चन को एज इट इज पूछ लिया जाए कि भारत के पहले ग्लास सी ब्रिज का अनावरण किस राज्य में हुआ? तमिलनाडु के अंदर। इसका उद्घाटन किसने किया? दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, तो वहां के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने। कहां पर? अगर तीसरी प्रॉपर लोकेशन पूछ ली जाए तो कन्याकुमारी के अंदर जो तिरुवल्लुर की प्रतिमा है और विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, उन दोनों को जोड़ने का जो रास्ता है उस रास्ते पर यह ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया। अच्छा, इस उद्घाटन को करने के पीछे उद्देश्य क्या था भाई? अभी क्यों क्या, पहले भी बना सकते थे। ये जो तिरुवल्लुर की प्रतिमा है उसकी 25वीं वर्षगांठ थी। कौन सी? 25 साल हो गए हैं उस तिरुवल्लुर की प्रतिमा को। तो उस प्रतिमा की 25वीं वर्षगांठ का जब प्रोग्राम बनाया गया तभी इसका उद्घाटन किया गया था। इसके अंदर टोटल खर्च की बात की जाए तो 37 करोड़ रुपए की लागत आई है भाई। कितनी? 37 करोड़ रुपए की लागत इस ब्रिज को बनाने के अंदर। वो मैंने लंबाई पहले ही बता दी भाई, 77 मीटर की दूरी थी तो इसकी लंबाई है ये 77 मीटर लंबा है, ठीक है। चौड़ाई की बात करें सर, चौड़ाई भी बता दो, मैं लो बता दो, 10 मीटर चौड़ाई है भाई इसकी। 10 मीटर चौड़ाई है, ठीक है। अब इससे डेप्थ में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा भाई। लंबाई चौड़ाई बता दी, कितने रुपए लगे वो बता दिए, इसका उद्घाटन किसने किया वो बता दिया, कहां पर है वो बता दिया, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है वो बता दी। फिर तिरुवल्लुर की प्रतिमा का अगर जिक्र हुआ तो मैंने बता दिया उसकी 25वीं वर्षगांठ का जो प्रोग्राम था उसके अंदर इसका उद्घाटन किया गया था। तो भाई इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक नियुक्ति है भाई, हाल ही में सीआरपीएफ के महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वैसे ये जो नियुक्ति है इसके अंदर इनको कार्यवाहक महानिर्देशक ही बनाया गया है अभी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन बने हैं? वितुल कुमार। वितुल कुमार को सीआरपीएफ का नया महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। वितुल कुमार कहाँ के हैं? यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश कैडर के 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, ठीक है। एक्चुअल के अंदर इनकी नियुक्ति के पीछे रीजन ये रहा, 31 दिसंबर 2024 को सीआरपीएफ के पहले जो महानिदेशक थे अनीश दयाल सिंह। कौन थे? अनीश दयाल सिंह। ये भी ध्यान रखना, वैसे पुराने हो गए लेकिन ध्यान रखना। अनीश दयाल सिंह का कार्यकाल पूरा हुआ था 31 दिसंबर 2024 को। फिर उनका कार्यकाल पूर्ण होने पर कार्यवाहक के रूप में वितुल कुमार को बनाया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश कैडर के 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, ठीक है। वितुल कुमार वैसे वर्तमान में क्या है? इनको कार्यवाहक बनाया गया, तो इनको मेन नियुक्ति क्या है? यह भी वर्तमान के अंदर सीआरपीएफ के विशेष महानिर्देशक है। कौन है? विशेष महानिर्देशक है। और अब इनको जो महानिर्देशक, कार्यवाहक महानिर्देशक का भी चार्ज दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा वितुल कुमार को आज तक क्या क्या मिल चुका है? राष्ट्रपति पुलिस पदक है, 2021 के अंदर मिला था, ठीक है। इसके अलावा एक केवल सिंपल पुलिस पदक है, वो 2009 के अंदर मिला था। तो पुलिस पदक तो मिला था 2009 के अंदर, राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला था 2021 के अंदर। वर्तमान के अंदर ये क्या है? तो ये सीआरपीएफ के विशेष महानिर्देशक है और इनको अब कार्यवाहक महानिर्देशक भी बनाया गया है। वितुल कुमार इनका नाम है। अनीश दयाल सिंह जिनका 31 दिसंबर 2024 को कार्यकाल समाप्त हो गया था, तो उनकी जगह इनको कार्यवाहक महानिर्देशक बनाया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेंस नामक पुस्तक का विमोचन 2 जनवरी 2025 को किसने किया था? क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन की जो लाइन लिखी हुई है उसमें जो फैक्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है। एक तो पुस्तक का नाम है, उसकी विमोचन की तारीख भी लिख दी है मैंने 2 जनवरी 2025, ताकि आपके कंफ्यूजन ना हो।
नाम क्या है? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेंट्स। इस पुस्तक का विमोचन किया था गृह मंत्री अमित शाह, वर्तमान में जो भारत के केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने किया था। कब? 2 जनवरी को किया था। ठीक है, कहां पर किया था? नई दिल्ली के अंदर इसका एक प्रोग्राम चल रहा था, उसमें किया था। तीसरा फैक्ट ये बनता है। ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री वर्तमान में जो है धर्मेंद्र प्रधान, वो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आए थे। ठीक है, कल ये प्रोग्राम हुआ था वैसे तो। ठीक है, इसके अंदर एक्चुअल में है क्या? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो 3000 वर्षों से अधिक का पुराना जो इतिहास है उसका वर्णन इसके अंदर कर रखा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 3000 साल पुराना इतिहास है। इसके अलावा इस पुस्तक को अलग अलग 7 खंडों में विभाजित किया गया है। कितने? 7 खंडों में। इस पुस्तक के 7 खंड हैं और इन 7 खंडों के अंदर जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का 3000 साल पुराना जो इतिहास है उसका वर्णन कर रखा है। अमित शाह ने नई दिल्ली के अंदर एक प्रोग्राम के अंदर इसका विमोचन किया था। 2 जनवरी को इसका विमोचन किया गया था और उस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि थे केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई चीजें सारी आपको समझ में आ रही है ना? अगर कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही है क्लास के अंदर, तो आपके पास एक कमेंट का जो सेक्शन है वो आपके लिए ही है। आप निसंदेह कमेंट कीजिए कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही, इस चीज को इस तरीके से समझो, आपको उस तरीके से समझाया जाएगा। बाकी करंट अफेयर में कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। आप बस फेथ रखो, विश्वास ही सबसे बड़ी चीज होती है। ठीक है, आप तो बस ये सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, उसके आगे आप नो टेंशन रहना, सारे क्वेश्चन आपको इसी में से देखने को मिलेंगे। जितने डेप्थ में मैं आपको पढ़ा रहा हूं उससे डेप्थ में करंट अफेयर कभी पूछा नहीं जाएगा। कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आ रही है, अगर लैंग्वेज आपको हार्ड लग रही है तो मुझे बता देना। बाकी इस क्लास की पीडीएफ कहां पर मिलेगी? तो ये नंबर है 9887809083। इस पर आप कॉल या मैसेज करना, मेरी टीम के नंबर है। बोलना सर की जो डेली इंडिया करंट अफेयर और राजस्थान करंट अफेयर या अदर जिस भी आप स्टेट के हो उस करंट अफेयर की जो क्लास होती है उसकी पीडीएफ चाहिए, आपको पीडीएफ तुरंत मिल जाएगी। उसके बाद में वो क्या करेंगे, आपको एक ब्रॉडकास्ट चैनल के अंदर ऐड करेंगे जहां पर आपके नंबर किसी को शो नहीं होंगे, आप भी किसी के नंबर नहीं देख सकते हो। डेली क्लास के बाद में आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी, डेली की डेली। मंथली भी मिल जाएगी। मंथली वाली वैसे 1 तारीख को आ जाती है, तो 2 दिन छुट्टी थी, मैं था नहीं तो कैसे आती। आज मैं उसको वापस पूरा को रिचेक करके आज मैं डलवा दूंगा मंथली वाली भी आपको। ठीक है, ये अपनी वेबसाइट है infusionnotes.com नाम से। यहाँ पर क्या मिलता है, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप इस वेबसाइट से मंगवा सकते हो। ये अपना इंस्टाग्राम हैंडल है infusion/notes के नाम से। यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर सारी एजुकेशनल न्यूज मिलती है और जो करंट अफेयर अपना होता है उसकी शॉर्ट समरी भी डाल देते हैं डेली के डेली। अगला क्वेश्चन, गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार से किस उड़िया कवि को सम्मानित किया गया है? यानी ये मैं अलग से भी आपको लिखवा सकता था, लेकिन क्वेश्चन में फ्रेम कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा चीजें क्वेश्चन में आएगी तो आपको थोड़ा याद करने में इजी रहेगा। उड़िया कवि है एक जिनको गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, उनका नाम है प्रतिभा सतपथी। प्रतिभा सतपथी को ये जो अवार्ड है वो 5 जनवरी को दिया जाएगा। कब? कल नहीं, परसों दिया जाएगा, लेकिन दिए जाने की घोषणा अभी कर दी है। 5 जनवरी 2025 को ये अवार्ड इनको दिया जाएगा। कहां पर दिया जाएगा? सबलपुर विश्वविद्यालय, सबलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोग्राम है, उसके अंदर इनको ये अवार्ड दिया जाएगा, गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार अवार्ड। लेकिन ये अवार्ड किस वर्ष के लिए दिया जा रहा है? 2023 के लिए, वर्ष 2023 के लिए। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान रखना। ये अवार्ड वर्ष 2023 के लिए इनको दिया गया है। इनकी एक कृति है, उसका नाम है शेष जनहा। क्या है? शेष जनहा। ये काफी खबरों में रही थी, ये आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। शेष जनहा कृति किसकी है? तो वो है प्रतिभा सतपथी, उड़िया कवि है, उनकी है। और इसी रचना के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये रचना इतनी फेमस हुई थी कि कई लोगों ने इसको अलग अलग भारतीय भाषाओं के अंदर और विदेशी भाषाओं के अंदर इसका अनुवादन हुआ था। शेष जनहा इसका नाम है। ठीक है, इसके अलावा ये जो पुरस्कार है, गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार है, वो किस लिए दिया जाता है? तो जो कवि गंगाधर मेहर हुए थे उनके नाम पर इस पुरस्कार की शुरुआत 1999 के अंदर की गई थी। कब? 1989 के अंदर, वर्ष 1999 के अंदर इसकी घोषणा की गई थी और इसके अंदर ये कहा गया था कि प्रतिवर्ष ये अवार्ड देंगे। कवि गंगाधर मेहर के याद के अंदर उनके नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है, गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार। इस बार उड़िया कवि है प्रतिभा सतपथी, उनको दिया जाएगा। 2023 के लिए है, लेकिन दिया कब जाएगा? 5 जनवरी को सबलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर उनको यह अवार्ड दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। UIDAI, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड, उसको यही संस्था जारी करती है। आधार कार्ड भी ये चीज लिखी होगी
ये नाम भी लिखा होगा और ये नाम भी लिखा होगा। आधार कार्ड की बैक साइड में अगर आप देखना, आपके पास ओरिजिनल आधार कार्ड है तो UIDAI, ठीक है। वैसे देखो आधार कार्ड की शुरुआत डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी, अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ है तो वो खबरों में है, तो ये भी पूछा जा सकता है। UIDAI भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO के रूप में किसने पद संभाला है? भाई नया CEO किसको नियुक्त किया गया है? तो भुवनेश कुमार को। किसको? भुवनेश कुमार। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। भुवनेश कुमार भी उत्तर प्रदेश कैडर के 1995 बैच के IAS अधिकारी हैं और इनको UIDAI का CEO कार्यभार संभाला है, CEO के रूप में इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है, ठीक है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। अगर इनके करियर की बात की जाए भुवनेश कुमार के, तो इन्होंने वित्त के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किया है। MSME का जो ये कंसेप्ट है इसके अंदर इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। खेल के अंदर इनकी बहुत ज़्यादा रुचि है और इनको अब नया UIDAI जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है उसके CEO के रूप में इनको नया कार्यभार दिया गया है और इससे पहले इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर भी कार्य किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में संतोष ट्रॉफी का खिताब किस राज्य ने जीता है? भाई इस ट्रॉफी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये ज्यादा पूछा जाता है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल की ट्रॉफी है भाई। किस गेम की? फुटबॉल की ट्रॉफी है और इस बार पश्चिम बंगाल ने यह खिताब जीता है भाई, तो ध्यान रखना है संतोष ट्रॉफी का खिताब इस बार पश्चिम बंगाल ने जीता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल ने फाइनल में केरल को हराया था। किसको हराया था? केरल राज्य को हराया था पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी के अंदर 1-0 से हराया था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो संतोष ट्रॉफी है ये भारत की पुरुषों की राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप है, ठीक है। ध्यान रखना है भारत की पुरुषों की राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप अगर आपसे पूछ ले तो आप बताना संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। और हाल ही में संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? पश्चिम बंगाल ने जीता है, केरल को हराया है 1-0 से। रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष को ईयर ऑफ रिफॉर्मर्स घोषित किया है? रक्षा मंत्रालय ने 2025 को, ये जो अपना नया साल है 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्मर्स घोषित किया है। अब आपसे इस क्वेश्चन को इस प्रकार पूछा जा सकता है, वर्ष 2025 को किस मंत्रालय ने ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने। प्रत्येक क्वेश्चन को, करंट अफेयर के क्वेश्चन को पढ़ते टाइम आपके दिमाग में कुछ चीजें पहले से प्री फिक्स होनी चाहिए कि मुझे इस क्वेश्चन में कौन कौन से शब्दों को पकड़ना है। जैसे इस क्वेश्चन की बात की जाए, एक तो 2025 रक्षा मंत्रालय, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, 3 ही शब्द है याद करने लायक इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में, बाकी सब तो इधर उधर की चीजें हैं। तो रक्षा मंत्रालय ने 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया है, मोटा मोटी बात यह है, ठीक है। क्यों किया गया है? तो भाई रक्षा मंत्रालय ने कहा है जो हमारे सशस्त्र बल है उसको आधुनिक बनाना है, मॉडर्न बनाना है, युद्ध की तैयारियों को बढ़ाना है। इसके लिए 2025 के अंदर हम भारी सुधार इसके अंदर करेंगे। मुख्य रूप से हम रक्षा विनिर्माण को बढ़ाएंगे, हमारा जो रक्षा का बुनियादी ढांचा है उसको बढ़ाएंगे, खरीद प्रक्रियाओं को सशक्त और बढ़ाएंगे थोड़ी। AI के क्षेत्र में हम काम करेंगे, कैसे AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम हमारी रक्षा को बढ़ा सकते हैं। ड्रोन प्रणाली को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, साइबर युद्धों से हम किस प्रकार युद्ध से लड़ सकते हैं। इन सभी तकनीकों को तीव्र रूप से बढ़ाने के लिए ईयर ऑफ रिफॉर्मर्स के रूप में 2025 को घोषित किया है रक्षा मंत्रालय ने। वर्तमान में केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह। ये आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को ईयर ऑफ रिफॉर्मर्स 2025 को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे के डरना मत, करेंगे इस क्वेश्चन को अपन आराम से करेंगे। इस क्वेश्चन को देने का पीछे मेरा उद्देश्य थोड़ा अलग है। उद्देश्य क्या बता देता हूं मैं आपको। स्टेट PCS के जो एग्जाम होते हैं ना, जैसे राजस्थान में RS का पेपर होगा 2 तारीख को, ठीक है। MPPSC का भी जो नोटिफिकेशन है वो कल आ गया है, फरवरी के अंदर है एग्जाम। फॉर्म 16 जनवरी तक भरे जाएंगे और लगभग 16-17 फरवरी को MPPSC का प्री है, ठीक है। HPSC का भी जल्द आने वाला है नोटिफिकेशन। स्टेट PCS जो UPSC का जो पेपर होता है उसके अंदर करंट के इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, अभी बता रहा हूं, तो इन क्वेश्चन को आपको पढ़ना होगा। क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए, एकदम डेप्थ में जानकारी होनी चाहिए। कुछ बच्चों के मैसेज आते हैं, कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर इतना डेप्थ में भी क्या जरूरी है। अगर ये क्वेश्चन आपको करना है तो इस क्वेश्चन की डेप्थ में आपके पास जानकारी होनी चाहिए, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे किसी भी कंडीशन में। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को पढ़ो। 2024 विश्व ब्लिंटज शतरंज चैंपियनशिप में मैग्नस कार्लसन और इयान
नेपोमानियाची के बीच मुकाबला किस परिणाम के साथ समाप्त हुआ था? कुछ जानकारी आपको क्वेश्चन में दी गई है कि 2024 का जो विश्व ब्लिंटन शतरंज चैंपियनशिप हुई थी उसका फाइनल हुआ था मैग्नस कार्लसन और इयान के मध्य। अब वो जो मुकाबला हुआ था वो कैसे समाप्त हुआ था, उसका परिणाम कैसे निकला था वो बताओ हमें। तो पहला ऑप्शन, मैग्नस कार्लसन ने जीत हासिल की। नहीं, बिल्कुल नहीं जीत हासिल की। इयान, क्यों सर, हमने तो पढ़ा है जीते वो। अरे आगे के ऑप्शन तो पढ़ो। इयान ने जीत हासिल की, इयान भी नहीं जीते थे सर, दोनों जीते थे ना, मैच ड्रॉ हुआ था। तीसरा ऑप्शन तो पढ़ो, दोनों खिलाड़ियों ने 2-2 स्कोर और 3 सडन डेथ ड्रॉ के बाद बराबरी की। बिल्कुल ये हुआ था परिणाम, मैच रद्द कर दिया गया था, मैच रद्द नहीं हुआ था। वैसे अगर आप क्या करोगे इस क्वेश्चन को, अगर आप अच्छे से पढ़ के भी जाओगे ना, इसको पढ़ के अच्छा मैग्नस कार्लसन ने जीत हासिल की, बिल्कुल की थी ना, पहला ऑप्शन भर के आगे, फिर घर आके चेक किया ये क्या हो गया। ये अंतिम परिणाम था, दोनों खिलाड़ियों ने 2-2 के स्कोर और 3 सडन डेथ ड्रॉ के बाद बराबरी की थी। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फाइनल मैच कहां पर हुआ था? न्यूयॉर्क के अंदर हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। महिलाओं के अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, चीन की जू वेंजुअल ने जीत हासिल की थी। किसको हराया था? लेई टिंगजी को हराया था। महिला वर्ग के अंदर चीन की जू वेनजुन, अब नाम भी ऐसा है चीन की है तो जू नाम याद रखना आप, तुम जू वेंजुन है पूरा नाम। तुम जू वेंजुन ने जीत हासिल की थी महिला वर्ग के अंदर, और पुरुष वर्ग के अंदर तो ये रहा था जो फाइनल रहा था। किसके अंदर? विश्व ब्लिंटन शतरंज चैंपियनशिप के अंदर। अगला क्वेश्चन, 1 जनवरी 2025 से किस देश में नया पर्यटन कर लागू हुआ है? भाई एक देश है जिसने अपना नया पर्यटन कर लागू किया है, उस देश के बारे में आपसे पूछा है। 1 जनवरी 2025 से कर लागू हो गए हैं रूस के अंदर, ठीक है। जो रूस के अंदर पर्यटन संरचना बनी हुई है उसको बढ़ाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए 1 जनवरी से रूस ने जो रिसोर्ट शुल्क है उसके स्थान पर आवास लागत पर 1% पर्यटक कर लागू कर दिया है। कितना प्रतिशत? 1% पर्यटक कर लागू कर दिया है। किसने? रूस ने। जुलाई 2024 के अंदर उनकी जो कर संहिता है, रूस की जो कर संहिता है उसके अंदर संशोधन हुआ था, और उसके अंदर ये बताया गया था कि भाई हम नए साल से ऐसा करने वाले हैं, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर कर लागू करने वाले हैं। और उन्होंने ये भी बोला है कि 2027 तक हम ये कर बढ़ाकर 3% कर देंगे। 2027 तक कितना कर देंगे? इसको 3% करने की बात भी कही गई है, ठीक है। तो पर्यटन को क्षेत्र को बढ़ाने के लिए नया पर्यटन कर लागू किया है रूस ने। यह था भाई 31 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी 2025 तक का करंट अफेयर, जिसको मैंने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करवाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लगी तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना। उससे क्या होगा, नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो जिससे मुझे अच्छा लगेगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट में बता दिया करो। अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो अच्छे कमेंट करने में क्या जाता है आपका, ठीक है। ये PDF ले लेना, ये नंबर है 9887809083, वो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ। अब अपनी डेली क्लास लेंगे 2025 के अंदर, ठीक है। जब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।